हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को। जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा एप्लीकेशंस, यूजेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, वांट, लाइक, एवरीथिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है। तो सबसे पहले आप जा करके उस वीडियोज को देखें ताकि आगे जो ये सब पढ़ाया जा रहा है आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो सके। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बताने के बाद मैंने ये भी बताया था कि कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जिनका यूज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करना है, क्योंकि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उन सभी वर्ब्स का यूज कर दिया जाता है तो उनका अर्थ अलग हो जाता है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो उन सभी का अर्थ, तो वो सब कौन कौन सी वर्ब हैं ये जा करके आप पीछे की वीडियोज में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सीधे निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो आपको अच्छी तरह से पता है निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो किसी भी स्टेटमेंट के बारे में निगेटिव इन्फॉर्मेशन देता है। इट मीन्स इसमें नॉट या नेवर का यूज या नो का यूज जरूर होता है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आप कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ आपको पता है कि इज, आर, एम का यूज किया जाता है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इट मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। उसके बाद अगर कुछ बच गया अदर वर्ड के रूप में तो इसमें आता है आपका ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज या एम या आर में से कोई एक ही चीज का यूज करना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जी हाँ कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी का यूज तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद अदर वर्ड मीन्स या तो आपके पास ऑब्जेक्ट होगा या कंप्लीमेंट होगा, नाउन फ्रेज कुछ भी बचेगा बाद में तो उसको लिख लेना है। अगर थोड़ा सा बात किया जाए कि किस पॉइंट पे इज लगाएंगे, कहाँ एम तो आर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इज का यूज होगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। यूज का यूज कहाँ होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर का जो यूज होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम का यूज होगा ओनली आई के साथ। एम का यूज कहाँ होगा भाई तो आई के साथ होगा। और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो लग रही है वो बनेगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करने से। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनेगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कर देंगे तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगी। ये एक छोटा सा बॉक्स है जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको इज कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है और एम कहाँ लगाना है। तो इतना तक क्लियर है। आइए सीधे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपके सामने 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स हैं। इन्हीं एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से निगेटिव सेंटेंसेस का यूज होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं आजकल स्कूल नहीं जा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब हम आइडेंटिफिकेशन आपको बताए थे तो उसमें अच्छी तरह से बताए थे कि ऐसा एक्शन जो अभी बोलते समय ही हो रहा हो वही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे एक्शन की बातचीत की जाती है जो अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज गोइंग ऑन। इट मीन्स अभी वो वर्क हो रहा है। तो कह रहा मैं आजकल स्कूल नहीं जा रहा हूँ। कभी कभी ऐसी भी बातें हो जाती हैं कि ये जो वर्क है ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा होता है, अभी इस टाइम पे भी तो मैं आजकल स्कूल जा ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है ना कि वो जो एक्शन का ड्यूरेशन है वो अभी चल भी रहा है। इट मीन्स वो स्कूल आजकल नहीं जा रहा, उसी का नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखना चाहिए आई मीन्स मैं। इज आर एम में से आपको यहाँ बताया गया है कि आई के साथ क्या लगाना है एम, तो इसमें से लग गया एम लग गया तो एम का यूज कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे तो देखिए फार्मूले में सब्जेक्ट है इज एम आर है और सेंटेंस है निगेटिव है तो यहाँ इज एम आर जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला था बस आपको एक चीज यहाँ ऐड कर देना है और वो चीज है नॉट। क्या ऐड कर देना है नॉट। तो नहीं की भी मीनिंग हो जाएगा तो आई एम
नॉट का यूज कर लेंगे। उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का मतलब हो गया यहाँ पे जाने का वर्क हो रहा है, तो जाना मीन्स होता है गो, और इसी में लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा गोइंग। आई एम नॉट गोइंग कब, आजकल। और कहाँ जा रहा है भाई, स्कूल। तो दो चीजें आपके पास बची है, एक तो स्कूल है और दूसरा आजकल। क्योंकि जब आप गोइंग लगाएं तो इसका अर्थ हो गया जा रहा हूं, और नॉट लगाएं तो इसका अर्थ हो गया नहीं। और मैं का इंग्लिश आप लिख दिए हैं आई, बचा आजकल और स्कूल। तो गोइंग मैंने नहीं जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, स्कूल। और जो आजकल है ये टाइम को बताता है, तो इसको सबसे लास्ट में लिखते हैं, एडवर्ब की तरह यूज होता है। तो आई एम नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा हूँ भाई, टू स्कूल। कब, आजकल। आजकल का होता है इन दिस डेज। तो आपका सेंटेंस बन करके हो गया तैयार कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल इन दिस डेज। दूसरा सेंटेंस है वह लड़का इस समय नहीं सोया है। इट मीन्स अभी जो काम एक्शन हो रहा है वो इस समय नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह लड़का है। अब देखिए सबसे माइनर गलती बच्चों से यहाँ हो जाती है कि वह लड़का के लिए लगा देते हैं लोग ही बॉय, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये चीज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज ही जो है खुद एक प्रोनाउन है और वो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, जिसका मतलब होता है वह। लेकिन यहाँ उसके बारे में, ही के बारे में बात नहीं की गई है, बात की गई है लड़के के बारे में। और ये जो वह नाम का वर्ड आया है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, संकेत कर रहा है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है इस लड़के को। इसीलिए यहाँ ही नहीं बल्कि एडजेक्टिव लगाना है, और वो भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हो जाएगा आपका दैट बॉय। दैट बॉय सब्जेक्ट हो गया। लड़का अकेला है, इट मीन्स सिंगुलर है, तो इज लगाना पड़ेगा यहाँ। दैट बॉय इज नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। और सोना, सोने का इंग्लिश क्या होता है, स्लीप। इसमें आप लगाएंगे आईएनजी। तो दैट बॉय इज नॉट स्लीपिंग इस समय। नाउ भी लिख सकते हैं। नाउ नहीं लिखना चाहते हैं तो इन एट दिस टाइम लिख सकते हैं। नाउ अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो एट दिस टाइम, इट मीन्स इस समय नहीं सोया है। दोनों में से कोई भी लिख देंगे तो योर सेंटेंस विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट बॉय इज नॉट स्लीपिंग नाउ, या दैट बॉय इज नॉट स्लीपिंग एट दिस टाइम। ओके, आइए आगे देखते हैं कि मेरा भाई अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। अच्छा भाई, मेरा भाई इस समय अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, तो ये भी सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज नॉट भी आया है और रहा रही के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, तो कंटिन्यूअस टेंस है। इसको बनाने की कोशिश अगर किया जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यहाँ माई ब्रदर। सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर। माई ब्रदर है तो आपके पास सिंगुलर है, इज लगाना है। तो माई ब्रदर इज नॉट, क्या नहीं कर रहा है भाई, काम पढ़ने का। पढ़ने का काम नहीं कर रहा है तो रीड में ही ना आईएनजी लगाएंगे, तो हो जाएगा माई ब्रदर इज नॉट रीडिंग। क्या नहीं पढ़ रहा है, तो इंग्लिश। माई ब्रदर इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। बस माई ब्रदर इज नॉट रीडिंग इंग्लिश, सेंटेंस आपका करेक्ट। बिल्कुल इजी है, इससे इजी सेंटेंस, इससे इजी टेंस आपको नहीं मिलेंगे। सेंटेंस फोर्थ है सूर्य अब निकल रहा है। इट मीन्स अभी राइजिंग कर रहा है, सूर्य निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा, द सन। सिंगुलर है कि प्लूरल बताइए आप लोग कमेंट में तुरंत। सन, सन बिल्कुल सिंगुलर है। और सन के पहले द क्यों लगा ये भी आपको ही बताना है कमेंट बॉक्स में। द सन इज राइजिंग। राइजिंग, सूर्य निकल रहा है। कब निकल रहा है, अब का हो जाएगा नाउ। द सन इज राइजिंग नाउ। द सन इज राइजिंग नाउ, इट मीन्स सूर्य अभी निकल रहा है। ओके, तो ये 4 सेंटेंसेस थे जो कि एग्जाम्पल थे आपके नेगेटिव सेंटेंस के। और आई होप ये 4 एग्जाम्पल से आपको नेगेटिव सेंटेंस पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि कुछ नहीं करना है, बस यहाँ देख लेना है सब्जेक्ट पहले कौन है। सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर होता है, इट मीन्स इस सेंटेंस में जो वर्किंग एक्शन में होगा, एक्शन मोड में होगा सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल या आई के अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक लगाना है, नॉट V4 प्लस अदर वर्ड जो बच्चा लिख देना है, एंड योर सेंटेंस विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज निगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी तक हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आइए अब देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात होती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं तो ये पिछली वीडियोज में भी बताया जा चुका है। अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है भाई? डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एंड सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, फर्स्ट है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस और सेकेंड क्या है? इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थोड़ा बहुत अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसका आंसर आप निकालते हैं यस या नो में, और ये एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे? एक्सिलरी वर्ब से। कभी कभी ये हिंदी में क्या से स्टार्ट हो रहा है, जैसे क्या वो खेल रहा है, तो आप बोलेंगे यस या नो। इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, और इसका आंसर कभी भी यस या नो में नहीं निकलता है। इसका आंसर निकलता है जब भी तो वो एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट में इसका आंसर निकलता है। और इंग्लिश में जब भी स्टार्ट होगा तो WH वर्ड इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, और ये जब भी स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इनके फार्मूले भी हैं। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो आपके पास इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब या तो इज रहेगी, या एम रहेगा, या आर रहेगा, बिल्कुल। और जब इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, इट मीन्स WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। उसके बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज या एम या आर। ओके, आगे की बात करें तो जब हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज एम आर तो तुरंत इसमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और लगा देते हैं दोनों जगह पर। क्या लगाएंगे भाई? सब्जेक्ट। और यदि आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो इस नॉट के पोजीशन में चेंजिंग होती है। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब भी यूज करेंगे नॉट का तो सब्जेक्ट के बाद करना है, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप नॉट का यूज किए हैं तो योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। नॉट का यूज कर लेंगे। उसके बाद आती है मेन वर्ब की जरूरत। तो मेन वर्ब का यहाँ लगाते हैं कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं आप यहाँ से भी देख सकते हैं और जान भी रहे हैं। उसके बाद जो है नंबर आता है अदर वर्ड का, और अदर वर्ड में आएगा आपका या तो ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना है। सेम वही काम यहाँ भी करना है। अब यहाँ अदर वर्ड को हम OW लिख देते हैं, क्योंकि OW मीन्स अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यही फार्मूला है सिंपल। अगर इसका यूज करके आप बनाना चाहेंगे ऐसे सेंटेंस को तो बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपकी गलती होने के कोई चांसेस हैं ही नहीं। आइए सीधे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छी तरह से पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए, क्या बच्चा रो रहा है? क्या बच्चा रो रहा है? आपके पास एक सेंटेंस आ गया कि क्या बच्चा रो रहा है। इसका आंसर जब होंगे तो क्या से स्टार्ट हुआ है, और आंसर जब भी निकलेगा तो क्या बच्चा रो रहा है? अगर रो रहा होगा कहेंगे यस, नहीं तो नो। इट मीन्स डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बच्चा अकेला है तो इज का यूज सबसे पहले हो जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ एक्शन में बच्चा ही ना है तो काम जो करेगा वही सब्जेक्ट होता है, इज। और क्या होगा बच्चे का? द चाइल्ड, इज द चाइल्ड। नॉट नहीं आया है तो छोड़ देंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वीप, मीन्स होता है रोना, वीप लगा देंगे। और इसी में वो लगाएंगे ING, तो इज द चाइल्ड वीपिंग। सेंटेंस खत्म, कुछ और बचा ही नहीं है। बच्चा का लिख दिए, रोने का, रहा रही का आपका इज एम आर लगता है,
और क्वेश्चन मार्क का लगा करके सेंटेंस का बिल्कुल आंसर करेक्ट हो गया। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे क्या शरारती बच्चे आज पतंग नहीं उड़ा रहे हैं? क्या शरारती बच्चे आज पतंग नहीं उड़ा रहे हैं? आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या है भाई? क्या शरारती बच्चे आज पतंग नहीं उड़ा रहे हैं? बिल्कुल। क्या से स्टार्टिंग हुआ है तो भी डायरेक्ट, और आंसर भी चेक करेंगे तो अगर उड़ा रहे होंगे तो बोलेंगे यस, नहीं उड़ा रहे होंगे तो बोलेंगे नो। आप सेंटेंस डायरेक्ट के फार्मूले से बनाना चाहेंगे तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ बच्चे हैं और बच्चे लग रहा है ज़्यादा हैं तो प्लूरल होगा। प्लूरल के साथ यूज करना इन तीनों में से किसको? आर को। तो आर और सब्जेक्ट में बच्चे हैं, लेकिन बच्चों के साथ एक और चीज जुड़ा हुआ है जो कि शरारती, और ये शरारती कौन है? बच्चे हैं। इट मीन्स इसका एडजेक्टिव है तो इसको इस साथ में लिखना पड़ेगा। तो शरारती बच्चे क्या हो जाएगा? आर नॉटी। आर नॉटी चिल्ड्रेन, और नॉटी चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया। नॉट आया है, नॉट तो लगाना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट के बाद आर नॉटी चिल्ड्रेन नॉट वर्क का फोर्थ फॉर्म मीन्स उड़ाने का काम यहाँ हो रहा है, और उड़ाने मीन्स होता है फ्लाई मीन्स उड़ाना, इसी में लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा फ्लाइंग। और नॉटी चिल्ड्रेन नॉट फ्लाइंग, क्या नहीं उड़ा रहे हैं भाई? पतंग। पतंग की इंग्लिश क्या होती है? काइट। और बचा आपका आज, तो आज की इंग्लिश होती है टुडे। और आपका सेंटेंस करेक्ट बन के तैयार है। और नॉटी चिल्ड्रेन नॉट फ्लाइंग काइट टुडे। बिल्कुल इजी है ना। चलिए आइए एक एग्जांपल और देखते हैं इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस का। जैसे वह लड़की आज बाजार क्यों नहीं जा रही है? वह लड़की आज बाजार क्यों नहीं जा रही है? वह लड़की आज बाजार क्यों नहीं जा रही है? वह लड़की आज बाजार क्यों नहीं जा रही है? तो आपके पास ये सेंटेंस आ गया। अब देखिए सबसे पहले चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। करने के लिए पहले सेंटेंस पढ़िए, वो लड़की आज बाजार क्यों नहीं जा रही है। तो पहली बात तो यहाँ क्लियर हो गया कि एक कोई न कोई इंटरोगेटिव वर्ड भी आया है। और दूसरी बात, अगर हम इस सेंटेंस का मतलब निकालें और इसके आंसर को देने की कोशिश करें, कह रहे हैं वो लड़की बाजार क्यों नहीं जा रही है, तो यस या नो में तो आंसर मिल नहीं पाएगा। आपको जब भी आंसर देना होगा तो कोई न कोई स्टेटमेंट में आंसर देंगे कि वो लड़की हो सकता है बीमार हो या बारिश हो या कोई भी रीजन हो सकता है, दैट इज गिवन इन स्टेटमेंट। सो दिस इज इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है। और यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्योंकि इंग्लिश क्या होगी आपकी? व्हाई। और इसके बाद इज एम आर में से यूज करना है। तो लड़की अकेली है, इट मीन सिंगुलर है, तो इज। अब सब्जेक्ट की बात आएगी तो सब्जेक्ट में यहाँ भी वही गलती होती है। कुछ बच्चे लिख देते हैं सी गर्ल, जो कि बिल्कुल गलत है। सी गर्ल नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे वह के बारे में बात नहीं बल्कि इस लड़की के बारे में बात हो रही है। और जब लड़की के बारे में बात हो रही है तो ये जो वर्ड आया है उसको डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है। डिमोन्स्ट्रेट मीन्स वह लड़की मीन्स संकेत उसकी तरफ कर रहा है। और संकेत करने के लिए संकेतवाचक विशेषण, इट मीन्स डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब हो गया वह का दैट गर्ल। तो व्हाई इज दैट गर्ल। नॉट भी आया हुआ है तो नॉट को जरूर यूज करेंगे। व्हाई इज दैट गर्ल नॉट, जाने का काम हो रहा है तो गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। और बचा आपके पास आज, तो आज की इंग्लिश हो गई टुडे। और सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट।
आई होप यहाँ तक आपको धीरे धीरे क्लियर हो चुका होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने में कहाँ पर गलतियाँ हमसे हो सकती हैं और कैसे बनता है बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक एग्जांपल और देख लेते हैं लास्ट। आज वर्षा क्यों नहीं हो रही है। चलिए भाई, आपके सामने एक सेंटेंस, आज वर्षा क्यों नहीं हो रही है। वर्षा का मतलब भाई बारिश, रेन, क्यों नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो बात किया जाएगा हम लोग कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। तो आप खुद पता लगा सकते हैं, जब क्यों वहाँ बीच में आया था तो इनडायरेक्ट था, ये भी इनडायरेक्ट ही होगा। और वर्षा क्यों नहीं हो रही है तो यस नो, ऐसा आंसर निकलेगा नहीं। वर्षा क्यों नहीं हो रही उसका कोई स्टेटमेंट निकलेगा। तो ये हो गया क्लियर कि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ क्यों है तो क्योंकि इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा। क्या होता है भाई, तो क्योंकि इंग्लिश होती है व्हाई। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है व्हाई। क्योंकि इंग्लिश व्हाई हो गई, उसके बाद लगाना पड़ता है इज एम आर, और रैन को माना जाता है सिंगुलर, तो इसीलिए लगा देंगे इज, व्हाई इज। अब आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, तो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है, सब्जेक्ट को बच्चे लगा देते हैं रैन, जो कि ये है वर्ब, बारिश होना वर्ब है। अब क्या करें, तो आपको पहले बताया गया है कि जहाँ पर सब्जेक्ट की मौजूदगी ना हो पाए वहाँ पर दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आपके पास हैं, और वो दोनों क्या क्या है भाई, इट और देयर। तो इट और देयर इन दोनों में से यूज किया जाता है, तो बारिश के लिए होगा सब्जेक्ट इट। तो वाई इज इट, और नहीं है तो नॉट, वर्ब है रैन, और इसी में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा रैनिंग, मीन्स बारिश होना। तो वाई इज इट नॉट रैनिंग, और आज का इंग्लिश क्या हो गया, टुडे। वाई इज इट नॉट रैनिंग टुडे, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का समझ में आया होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कौन से और एप्लीकेशन हो सकते हैं इस टेंस में, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तब तक बने रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट इसका देख लिया जाएगा, एक एक रूल्स इसका देखा जाएगा। तो अभी आपने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनता है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आगे ये देखते हैं उसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, यदि आपके सेंटेंस में मुलाकात आपकी हो जाए whose, which, how many या हाउ मच, ये जो है अगर हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, इनसे आपका मुलाकात हो गया तो इनको बोला जाता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और आपको पता है कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, कोई भी चीज़ एडजेक्टिव है तो वो लेगा अपने बाद एक नाउन। कोई भी चीज़ अगर एडजेक्टिव है तो वो अपने बाद लेगा एक नाउन। तो इन्हीं से रिलेटेड जो नाउन होता है ना, इन्हीं से रिलेटेड जो नाउन होता है वो जस्ट इनके बगल में हम लोग लगा देते हैं। हुज मीन्स होता है किसका, विच माने कौन सी, हाउ मेनी मीन्स काउंटेबल होता है कितना, और हाउ मच मीन्स भी होता है कितना। तो ये चारों जब भी आ गए तो इनके बाद इनका रिलेटेड नाउन जरूर आ जाता है। तो इनके बाद क्या आ जाता है, इनका रिलेटेड नाउन। तो रिलेटेड नाउन इनके बाद तुरंत लिख लिया जाता है। रिलेटेड नाउन लिखने के बाद ही यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप लोग लगाते हैं यहाँ इज, आर, एम, और इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं। नॉट आ गया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज कर दिया जाता है। फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आपका अदर वर्ड, और बाद में क्वेश्चन मार्क। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब भी ये चारों में से कोई वर्ड यूज करेंगे आप, तो जरूर इसमें रिलेटेड नाउन जो इनका, इट मीन्स इनके बगल में ही एक नाउन लिखा रहेगा, उनको लगा देंगे इनके पास, बिकॉज दैट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव टेक्स अ नाउन आफ्टर। एडजेक्टिव अपने बाद जरूर नाउन लेगा। आइए सीधे एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरी बहन किसकी किताब पढ़ रही है। मेरी बहन किसकी किताब पढ़ रही है।
आपके सामने एक सेंटेंस आ गया कि मेरी बहन किसकी किताब पढ़ रही है। जी हाँ, किसकी का इंग्लिश जब भी लिखेंगे तो हुज लिखेंगे, और इनके बगल में ये जो किताब है यही इनका रिलेटेड नाउन है, तो जब भी लिखेंगे तो हुज बुक, हुज बुक। इट मीन्स सबसे पहले लिखेंगे हुज बुक, हुज बुक। इसमें से इज आर एम में से लगाना है एक आपको, तो बहन आपका सिंगुलर है तो हुज बुक इज, और सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर। सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर। हुज बुक इज माई सिस्टर। क्या हो गया पढ़ने का इंग्लिश, वर्ड की फोर्थ फॉर्म, जल्दी जल्दी बताइए, तो हो गया रीडिंग। हुज बुक इज माई सिस्टर रीडिंग, और क्या है, मेरी बहन का माई सिस्टर, किसकी किताब का हुज बुक, रहा रही के लिए इज लग गया, पढ़ने का रीडिंग, आपका सेंटेंस हो गया खत्म। बिल्कुल इजी। तो मेरी बहन किसकी किताब पढ़ रही है, तो हुज बुक इज माई सिस्टर रीडिंग, बिल्कुल आसानी से हो रहा है। वह कितनी रोटियां खा रहा है, वह कितनी रोटियां खा रहा है, वह कितनी रोटियां खा रहा है। वह कितनी रोटियां खा रहा है, कितनी का लिखेंगे काउंटेबल वाले में हाउ मेनी, और रोटियां का चपाती, इनका रिलेटेड नाउन इनके बगल में लिखना पड़ेगा। तो वह कितनी रोटियां खा रहा है, इट मीन्स हाउ मेनी चपाती, हाउ मेनी चपाती यानी कि कितनी रोटियां, हाउ मेनी चपाती। हेल्पिंग वर्ब है, वह है तो सिंगुलर इज, सब्जेक्ट है ही, और ईट का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ईटिंग। तो हाउ मेनी चपातीज इज ही ईटिंग, बिल्कुल आसान। तो इसी तरह से इनमें से कोई भी सेंटेंस आया तो आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। जैसे कोई कह दे कि आप कौन सी कलम से लिख रहे हैं, तो विथ विच पेन आर यू राइटिंग, बहुत आसान। मान लीजिए हाउ मच आ गया कहीं, हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए लगता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ओनली मेजर कर सकते हैं। जैसे कह दिया जाए आप रोज कितना दूध पी रहे हैं, तो हाउ मच मिल्क आर यू ड्रिंकिंग डेली। तो इस तरह से आसानी से आपका सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। बस ये गलती थोड़ी सी नहीं करना है कि इनके बाद जो रिलेटेड नाउन है वही लिखना है, लेकिन वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। बिल्कुल, आई होप आपको यहाँ तक का पूरा समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा तो बस एक रूल और इसमें बच जाता है, और वो है हु से रिलेटेड रूल, जिसको इंटरोगेटिव सब्जेक्ट मानते हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से अलविदा। वो आप लोग जानते हैं कि इंटरोगेटिव सब्जेक्ट होता है। जी हाँ, पहले ही वीडियो में बताया जा चुका है कि हु को इंटरोगेटिव सब्जेक्ट मानते हैं। इट मीन्स वो डबल रोल करता है इसमें। हु जब भी आता है तो हु का डबल रोल होता है। हु मीन्स कौन होता है, और ये काम करता है इंटरोगेटिव वर्ड का भी और सब्जेक्ट का भी, इसीलिए इसको डबल रोल का नाम दिया गया है। और हु जब भी आता है तो आपको हो जाना चाहिए सतर्क, क्योंकि हु जब भी आएगा तो मिलेगा नहीं कि सब्जेक्ट क्या है। हु खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है, इंटरोगेटिव वर्ड भी है। तो हु तुरंत लग जाएगा, और इज एम आर में से कोई एक लगेगा, तो आपको पता नहीं रहेगा कि इज लगाएं कि आर लगाएं कि एम लगाएं, बिकॉज हु के साथ एम का तो लगना मुश्किल ही है। क्यों? क्योंकि हु खुद सब्जेक्ट है और आई तो होता नहीं है, इसीलिए एम का तो काम यहाँ से हो गया खत्म। बचा आपके पास क्या, इज या आर। आपके पास क्या बचा, इज या आर। इज या आर बचा। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर आपके पास अदर वर्ड आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क। जैसे कह दिया जाए आपको कौन बुला रहा है, आपको कौन बुला रहा है। तो आपको कौन बुला रहा है, इसमें अगर आप सब्जेक्ट खोजेंगे तो कहाँ मिलेगा भाई, कौन बुला रहा है। जो बुला रहा होगा वही सब्जेक्ट है, और कौन बुला रहा है, ये कौन ही तो है जो सब्जेक्ट है जो बुला रहा है।
तो सबसे पहले लिख देंगे हु और यहाँ लगाएंगे इज, हु इज कॉलिंग, और ये जो आप है ये आप है ऑब्जेक्ट, हु इज कॉलिंग यू। अगर कहीं सेंटेंस में मिल जाए कि आपको अंग्रेजी कौन कौन पढ़ा रहा है, कौन कौन पढ़ा रहा है, आपको अंग्रेजी कौन कौन पढ़ा रहा है, आपको अंग्रेजी कौन कौन पढ़ा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए कौन कौन, इट मीन्स लग रहा है कि नहीं ये प्लूरल होगा, बताइए हमें, लग रहा है ये प्लूरल होगा, बिल्कुल लग रहा है। कौन कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, इट मीन्स हु, और हु के बाद लगाना पड़ेगा आर, बिकॉज ये जो हु है ना, हु तो लगाएंगे नहीं, सिर्फ हु एक ही लगाएंगे, लेकिन इनके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी कि वो जो लोग पढ़ा रहे होंगे वो प्लूरल थे। तो हु आर और टीचिंग, हु आर टीचिंग यू, क्या बात हो रही थी, इंग्लिश, हु आर टीचिंग यू इंग्लिश, हु आर टीचिंग यू इंग्लिश। इस समय बाहर कौन नहीं जा रहा, इस समय बाहर कौन नहीं जा रहा, इस समय बाहर कौन नहीं जा रहा है, तो कौन की इंग्लिश हो गई हु, और लग रहा है अकेला, तो हु इज, और देखिए नहीं नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाना, बिकॉज यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है, तो हु इज नॉट, और जाने का हो जाएगा गोइंग, बाहर का हो जाएगा आउटसाइड, हु इज नॉट गोइंग आउटसाइड, हु इज नॉट गोइंग आउटसाइड। और आपके पास बच गया अभी इस समय, तो हु इज नॉट गोइंग आउटसाइड, नाउ लगाइए या एट दिस टाइम लगाइए, या तो नाउन लगाइए या एट दिस टाइम लगाइए, आपका सेंटेंस बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। तो इस समय बाहर कौन नहीं जा रहा है, तो हु इज नॉट गोइंग आउटसाइड राइट नाउ भी लगा सकते हैं, एंड एट दिस टाइम भी का भी यूज किया जा सकता है। तो आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरह से एक एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल ये छोटा सा टॉपिक था, और जो भी कंफ्यूजन होगी आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन और पार्ट सेकंड जो इसका अपलोड किया गया वो देखें, ताकि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड एक भी सिंगल कंफ्यूजन भी न रह जाए। तो इस वीडियो को फिर से अंत तक देखने के लिए और इस चैनल को इतना आगे तक ले जाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।